दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ग्रोथ के बारे में। टेक्नोलॉजी के ऊपर जो भी फंड है उसमें बहुत ही उथल-पुथल देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड भी एक ऐसा फंड है जिसने अपनी ज़्यादातर मैक्सिमम अमाउंट ही आईटी सेक्टर या टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड कंपनियों में किया हुआ है। तो इसमें भी हमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है फिलहाल आईटी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। हर टेक्नोलॉजी फंड की जो वर्तमान की परिस्थिति है सब निगेटिव में ही जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके ऊपर भी हम लोग आज थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो। इस फंड ने अपना निवेश लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैप में किया हुआ है। हालांकि लार्ज कैप में इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। मैक्सिमम अमाउंट ही लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी फंड है। जैसा कि मैंने कहा, इसका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बड़ी बड़ी कंपनियों में ही इसने इन्वेस्ट किया हुआ है, और इसी वजह से इसका जो रिटर्न है एकदम से हमें बहुत ही ज़्यादा हाई देखने को मिला पिछले 2 सालों में। जब कोरोना आया उसके बाद इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और बहुत ही ज़्यादा रिटर्न लोगों को दिया। ऐसा भी कह सकते हैं कि कई लोगों को इसने करोड़पति भी बना दिया है। कोरोना से पहले इसका जो परफॉर्मेंस था वो एक खास परफॉर्मेंस हम लोग नहीं कह सकते। उससे पहले इस कंपनी ने एक एवरेज परफॉर्मेंस ही दिया है, लेकिन पिछले 2 सालों में इसने बहुत ही हाई रिटर्न लोगों को दिया है, जो फिलहाल फिर से नीचे आ गया है और फिलहाल के लिए माइनस पर चल रहा है पिछले कुछ महीनों से। हम लोग देख सकते हैं, आपको मैं ग्राफ भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं पिछले अप्रैल के बाद से ही ये थोड़ा थोड़ा नीचे आ चुका है। हालांकि बीच में थोड़ा सा ये ऊपर भी गया था। तो ये एक ऐसा फंड है जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अप डाउन देखने को मिल रहा है, और ये एकमात्र इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ये अपना पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट, ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी सेक्टर में करता है, आईटी सेक्टर में करता है। और पिछले कुछ महीनों से हम लोग देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर के जो शेयर्स है वो बहुत ही डाउन हो चुके हैं। इस फंड का ही नहीं, जो अलग अलग फंड है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उन सभी फंड पर इसका इफेक्ट आया है। मैंने एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में भी इसके ऊपर वीडियो बना के रखा हुआ है। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने पिछला वीडियो ही उसके ऊपर बनाया है। मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूंगी। आप लोग एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। आपकी अगर मन में कोई भी शंका है वो दूर हो जाएगा। दोस्तों, इस फंड का जो फिलहाल का एनएवी है वो ग्रोथ का बहुत ही कम है। अगर आप लोगों में से कई लोग इस फंड को लेना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको बहुत ही कम प्राइस में फिलहाल ये फंड मिल रहा है। यानी कि जो आप लोग इन्वेस्ट करोगे उसमें आपको एक मैक्सिमम अमाउंट का ये फंड मिलने वाला है। अगर एनएवी ज़्यादा होता है तो आपको कम फंड मिल जाता है, एनएवी कम होने से आपको ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। फंड साइज की बात करें तो फिलहाल का फंड साइज 8,711.97 करोड़ का है। इस फंड की एज की बात करें तो ये फंड फिलहाल 22 साल 7 महीने का हो चुका है। यानी कि इस फंड का जो लॉन्च डेट है वो 3 मार्च 2000 को ये फंड लॉन्च हुआ था। इस फंड की बेंचमार्क की बात करें तो S&P BSE इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी TRI है, और रिस्को मीटर जैसे मैंने कहा बहुत ही हाई है इस फंड का। 2000 से अब तक का जो इसका लॉन्च होने के बाद इसका रिटर्न है वो 12.16% का है। एग्जिट क्लोथ की बात करें तो अगर आप लोगों ने इस फंड को 15 दिनों के भीतर ही रिडीम कर लिया तो आपको एनएवी का 1% देना होगा, और अगर 15 दिनों के बाद रिडीम करते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट क्लोथ नहीं देना होगा। फंड मैनेजर की बात करें तो मिस्टर वैभव दोसद इस फंड के फंड मैनेजर है, जो 2 मई 2020 से यहाँ के फंड मैनेजर है। इसके साथ प्रियंका खंडेलवाला जो 16 जून 2017 से यहाँ के फंड मैनेजर है, और मिस्टर अतुल पटेल जो 1 जनवरी 2013 से यहाँ के फंड मैनेजर हैं। आइए थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। पिछले एक साल में इसने -13.04% तक का इसमें गिरावट हमें देखने को मिला। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो 30.08% तक इस फंड ने हमें रिटर्न दिया है।
5 साल की बात करें तो 26.95% इस फंड ने रिटर्न दिया है। और वहीं लॉन्च होने के बाद से अब तक का रिटर्न की बात करें, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, 12.16% अब तक का इसका रिटर्न है। बेंचमार्क की बात करें तो पिछले 3 साल में इसने बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म किया। वहीं अगर 5 साल की बात करें तब भी इसने एक समान ही परफॉर्म किया। और लॉन्च होने के बाद से अब तक का जो रिटर्न देखे तो बेंचमार्क से इसने अच्छा परफॉर्म किया। वहीं पिछले 1 साल की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका परफॉर्मेंस जो है माइनस में बेंचमार्क से ऊपर है, जो एक निराशाजनक बात है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ। अगर आप लोग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता आप लोगों ने, तो आपको कितना रिटर्न मिल चुका होता। सपोज अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो पिछले 3 साल में आपको 2,20,252 रुपए, वहीं 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 1 लाख का 3,30,000, करीबन 3,30,000 बन गया होता। और अगर पहले से ही आपने इन्वेस्ट किया होता तो ये 1,13,24,000 से ऊपर का बन गया होता। अगर किसी ने सिर्फ में इन्वेस्ट किया हुआ होगा तो वो करोड़पति तो ज़रूर बन गए। वहीं अगर 1 साल का परफॉर्मेंस देखें, जिन्होंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया उन सभी का पैसा 86,995 या सपोज 87,000 का करीबन बन गया है। क्योंकि ये माइनस में है तो ये बहुत ही कम हो गया है। पोर्टफोलियो की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं इसने इन्फोसिस लिमिटेड पर सबसे ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, जो 27.44% का है। इसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, जिसमें अगेन इस फंड ने 12.93% लगाया हुआ है। HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसमें इसने 9.96% लगाया हुआ है। भारतीय एयरटेल लिमिटेड, जिसमें इसने 7.97% लगाया हुआ है। विप्रो लिमिटेड, जिसमें इसने 7.38% लगाया हुआ है। टेक महिंद्रा लिमिटेड, इसमें भी इसने 6.3% लगाया हुआ है। बाकी का आप लोग देख सकते हैं। अगर आप इस लिस्ट को पाना चाहते हैं तो इसका इमेज में बना के आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, आप लोग देख सकेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक मेरी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ज़्यादातर पैसा ही टेक्नोलॉजी पर लगाया हुआ है। तो इसमें हमें कुछ ऐसे जगह भी देखने को मिला जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ मैक्सिमम इसमें इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी या IT सेक्टर में ही किया हुआ है। अब बात करते हैं इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या टैक्स लागू होता है। अगर आप इस फंड को 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं तो आपकी जो मुनाफा होगा, लाभ होगा, उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा STCG, जो 15% का है। वहीं अगर इस इन्वेस्टमेंट को 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो 10% का होता है। ये जो 10% का टैक्स आपको भरना होगा, ये आपको तभी देना है अगर आपका जो इनकम है वो 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए से अधिक होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही आपसे कहा कि इस फंड का परफॉर्मेंस क्यों इतना ख़राब हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमें फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है और इसने अपना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ही टेक्नोलॉजी के ऊपर किया हुआ है। जैसे ही टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमें फिर से अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा तो ये भी हमें एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा। फिलहाल आप यही देखें कि जो IT सेक्टर की कंपनियां हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। अगर उनका रिटर्न ज़्यादा हुआ तो आपको यहाँ पर भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर अभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। क्या टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है वो वापस ग्रो करेंगे, हमें मुनाफा होगा कि नहीं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया है कि कुछ समय तक हमें टेक्नोलॉजी में गिरावट देखने को ज़रूर मिलेगा। हो सकता है ये कुछ महीने या 1 साल तक भी आपको देखने को मिले। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये फंड आपको कभी भी एक अच्छा रिटर्न नहीं देगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और इसके साथ आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस फंड को चुन सकते हैं, क्योंकि ये फंड एक लॉन्ग टर्म में आपको बेहतर रिटर्न ज़रूर देगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, इसने कई लोगों को पिछले 2 साल में ही करोड़पति बना दिया है। तो ऐसा आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फंड आगे भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म ज़रूर करेगा। और इसके साथ दोस्तों ये भी हमें देखना चाहिए कि कोई भी कंपनी अपने ग्रोथ को बढ़ाना चाहता है
और हर कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसके साथ ही ये जो टेक्नोलॉजी के कंपनियां हैं ये बाहर के कई देशों के साथ अपना बिजनेस चलाते हैं, जैसे अमेरिका के साथ भी इसका बिजनेस है। तो कई लोग इससे जुड़ने वाले हैं और कई सारे बदलाव हमें भविष्य में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर की जो कंपनियां हैं वो हमें एक अच्छा रिटर्न भविष्य में ज़रूर देगा। हाँ, ये गारंटी नहीं है कि कब देगा। आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, तभी आप इसमें बहुत ही अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ये फ़ंड आपके लिए नहीं है, और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तब भी आपके लिए ये फ़ंड नहीं है। अगर आपको एक अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपको रिस्क लेना होगा। अगर इन्वेस्टर रिस्क लेते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए चुनते हैं तो ये एक बेहतर रिटर्न आपको ज़रूर देगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मैंने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दे दिया है। कोई भी जानकारी रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके साथ आप मुझे टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ डाउट रहता है, कमेंट ज़्यादा आता है तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बना दूंगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।